देखो लास्ट क्लास में हमने ब्रेक समीकरण या ब्रेक के नियम के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिससे हमने एक समीकरण निकाली थी, वो थी n लैम्डा इक्वल्स टू 2d sin थीटा। जिसमें क्या था, जिसमें आपके पास में जैसे कि आप कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर लेते हो तो उसमें वो अलग अलग वो एक समान यूनिट्स सेल की पुनरावृत्ति से मिलकर बनी हुई होती है। तो उनके आप तल देखोगे तो वो एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे करके आपके पास में क्या होते हैं, समांतर तल समूह होते हैं। तो किन्हीं दो समांतर तल समूहों के ऊपर या एक कोई भी समांतर तल समूह लिया, उसके ऊपर आपने किसी एक्स किरण को क्या किया, इंसिडेंट किया। देखो नॉर्मली आप देखोगे तो क्रिस्टल के अंदर जो दो तल होते हैं समांतर तल, उन दो तलों के बीच की जो दूरी होती है डी, वो लगभग 1 एंगस्ट्रॉम तक की होती है, और जो एक्स-रे किरण है वो भी क्या होती है, 1 एंगस्ट्रॉम की होती है। मतलब आपने जो इस ब्रेक के नियम के अंदर एक्स-रे यूज की, ठीक है ना, जब 1 एंगस्ट्रॉम की एक्स किरण को 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस या विड्थ वाले समांतर तलों के ऊपर इंसिडेंट करते हैं, तो उस कंडीशन में इन एक्स किरणों का क्या होता है, विवर्तन होता है। विवर्तन होता है, आप ये कह सकते हो जैसे कि आपके पास ये दो तल है, ठीक है, आपने एक्स किरण को इंसिडेंट किया, ये इस तरीके से इसमें क्या हो गया, विवर्तन। अब देखा जाए तो ये दिख तो किसका रहा है कि सर ये तो परावर्तन के टाइप दिख रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। जैसे आप रियलिटी में देखा जाए तो ये विवर्तन एक तरीके से नहीं होता, मतलब विवर्तन बोला जाता है क्योंकि जो आप जब यहाँ से आपने तरंग को इंसिडेंट किया इनके ऊपर, तो उस कंडीशन में क्या होगी, कुछ तरंग तो सीधी पहले वाले तल के ऊपर से क्या होगी, परमाणुओं से विवर्तित हो जाएगी, कुछ तरंग जो होगी इस पहले तल को पार करके दूसरी तल से विवर्तित होगी। तो उस कंडीशन में रियलिटी में देखा जाए तो होता तो विवर्तन नहीं है, इसके अंदर क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन कैसे, मतलब प्रकीर्णन की घटना होती है जो कि विवर्तन के रूप में प्रदर्शित की जाती है, क्योंकि आप देखोगे जब भी विद्युत चुंबक सॉरी एक्स किरण है वो इसके ऊपर इंसिडेंट होगी, तो एक्स किरण क्या करेगी, इसके ऊपर इंसिडेंट होते ही ये परमाणु क्या करेगा, इन तरंगों को या फिर इन रेस को क्या करता है, अवशोषित करता है। अवशोषित करने के पश्चात ये अपनी जगह पे क्या कर लेता है, दोलन गति करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, और दोलन गति करते हुए अपने में से ये क्या करता है, वापस से विद्युत इन एक्स किरणों का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, जिनको आगे आप अगर क्या करोगे, यहाँ पर पर्दा लगाओगे, तो उस पर्दे के ऊपर आपको इन एक्स किरणों का क्या मिलेगा, विवर्तन का प्रारूप मिलेगा, या फिर कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव जो विवर्तन होगा या इंटरफेरेंस के रूप में आपको क्या मिलेगा, इनके ऊपर कुछ धब्बे टाइप में कुछ मिलेगा इस पर्दे के ऊपर। तो इस कंडीशन में देखोगे ना कि ये आपको ध्यान रखना, मेनली जो ये डायग्राम तो इस तरीके से दिखता है जैसे कि प्रक्रिया परावर्तन हो रहा हो, पर रियलिटी में क्या होता है कि जब विद्युत एक्स किरण इनके ऊपर इंसिडेंट होती है, तो एक्स किरणों का ये क्या करते हैं, परमाणु अवशोषण करते हैं तथा दोलन गति स्टार्ट करते हैं। दोलन गति के पश्चात जो किरणें जो होती है वो किधर की तरफ जाती है, वापस इससे उत्सर्जित होकर जो होती है वो विवर्तित हो जाती है। तो उस कंडीशन में जैसे आपको ध्यान रखना, यहाँ का एंगल क्या होता है, थीटा। तो उस कंडीशन में ये एंगल भी क्या है, थीटा, मतलब आपतन का और विवर्तन दोनों का एंगल का मान क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में ये ध्यान रखना कि जैसे कि आप लोगों को मालूम हो, तो उस कंडीशन में दोनों ही वेव है, इसके ऊपर समांतर तल समूह के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो उस कंडीशन देखो यहां तक तो दोनों ही वेव क्या है, एक जैसी है, ठीक है, यहां पर भी एक जितनी, यहां तक तरंग एक समांतर रूप से चलती है, यहाँ पर भी एक समांतर रूप से चल रही है, पर आप देखोगे तो इन दोनों तरंगों के बीच में कितने पथ का अंतर है, इतने पथ का अंतर है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन देखो कि अगर इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी मानते हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पे पथांतर डेल्टा बराबर आपके क्या आ जाएगा, बीसी प्लस सीडी के बराबर आ जाएगा। और इस बीसी और सीडी का मान जो निकला था आपके, यहाँ पे आपने एक लंब खींच लिया, तो उस कंडीशन में अब देखो जब ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा, और आप अगर जेड बनाओगे यहाँ से यहाँ पर, तो जेड की कंडीशन के अंदर यहाँ पे ये भी एंगल क्या आ जाएगा आपके, थीटा थीटा के बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से जो वैल्यू जो है इन दोनों ट्रायंगल से वैल्यू जो आएगी क्या आएगी, डी sin थीटा प्लस डी sin थीटा के बराबर आएगी, और डेल्टा का मान क्या आ जाएगा आपके 2d sin थीटा के बराबर आ जाएगा। अब देखो ये तो इस डायग्राम से आ गया डेल्टा बराबर 2d sin थीटा, लेकिन जो ये डेल्टा है, अगर विद्युत चुंबक की तरंग यहाँ से यहाँ पर आपतित होके
प्रकीर्णन के दौरान यहाँ से विवर्तित होती है इन परमाणुओं से, तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर जो विवर्तित तरंग है उसकी तीव्रता अधिक कौन सी कंडीशन होगी, जब डेल्टा का मान किसके बराबर हो, n लैम्डा के बराबर। डेल्टा का मान n लैम्डा के बराबर होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे n लैम्डा इक्वल्स टू आपके क्या आ जाएगा 2d स्क्वायर। ये क्या है आपके ब्रैग समीकरण कहलाती है। और आप देखोगे ना इस समीकरण को, तो ये एक समीकरण क्या है, एक प्रकार से अदिश रूप में है, मतलब ये क्या आपको क्वांटिटी वैल्यू देगी, मतलब किसी डायरेक्शनल वैल्यू के रूप में इसको प्रदर्शित नहीं किया जाता। ठीक है, दूसरी चीज ये कि अगर आप एक ही वेवलेंथ की तरंग को इंसिडेंट करते हो तो उस कंडीशन में लैम्बडा का मान, मतलब लैम्बडा के ऊपर आपके पास क्या है, दो तरीके की डिपेंडेंसी, मतलब एक तो लैम्बडा फिक्स हो और एक लैम्बडा का मान बदलता रहे कंटिन्यूअस रूप से। आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो, एक्सरे को इंसिडेंट कर रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर जब लैम्बडा का मान बदलता है, मतलब एक ही कांस्टेंट वैल्यू के एक्सरे को आप क्या नहीं कर रहे हो, वेवलेंथ को इंसिडेंट नहीं करते हो, तो उस कंडीशन के अंदर इसके बाद का जो लावेस का समीकरण है, लावे का नियम इसके ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, मतलब एक तो ब्रैग का नियम, दूसरा है आपके लावे की समीकरण, दोनों ही एक ही चीज है, दोनों में एक जैसा ही होगा, बस फर्क इतना सा है कि जो ब्रैग का समीकरण है उसके द्वारा किसी भी एक समांतर तल समूह में दो तलों के ऊपर जिस तरीके से आप ये विवर्तन का प्रारूप देख रहे हो, इसके अंदर जो आपके समीकरण निकाली जाती है वेवलेंथ को ज्ञात करने के लिए या दो तलों के बीच की डिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए, तो उस कंडीशन में आप देखोगे ना, तो यहाँ से ये जो वैल्यू है ये किसके रूप में, अदिश राशि के रूप में ये इक्वेशन प्रदर्शित की जाती है। लेकिन लावे की समीकरण जो होगी ना, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि आपको मालूम हो तो आप जब तीनों अक्षों के अनुदिश क्या करते हो, किसी लैटिस के तल को या किसी मिलर अंकों के सापेक्ष आप एक तल बनाते हो, तो ऐसे कैसे तल क्या होते हैं, तीन अक्षों के ऊपर एक अंतःखंड बनाते हैं, तो उस कंडीशन में तीनों अंतःखंडों के अनुदिश अगर आप तीनों अक्षों के अनुदिश क्या करनी हो, इस ब्रैग समीकरण को प्रदर्शित करना हो सदिश रूप के अंदर तीनों पर्टिकुलर अक्ष के अनुदिश, तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, लावे का समीकरण। और अदिश रूप में किसी भी एक कोई भी आपके पास डायरेक्शन नहीं हो, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं हो, उस कंडीशन में आपको प्रदर्शित करना है तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा, ब्रैग के समीकरण का यूज करना पड़ता है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब देखो यही समीकरण हमेशा किससे भी बात करनी पड़ेगी, लावे के समीकरण से। अब लावे जो था उसने क्या किया था, किसी भी कंटिन्यूअस एक्सरे को क्या किया, कोई दो, जैसे कि आप देखो ये भी एक प्रकार से क्या है, एक जालक समांतर तल का जो किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसका एक समांतर तल उसमें एक लैटिस पॉइंट है, ये भी एक लैटिस पॉइंट है, दो अलग अलग लैटिस पॉइंट जिनके बीच में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है का मान क्या, आर वेक्टर के ऊपर क्या किया, एक विद्युत सॉरी एक्सरे को क्या किया, कंटीन्यूअस एक्सरे को इंसिडेंट किया। जब कंटीन्यूअस एक्सरे को इसने लावे ने इनके ऊपर इंसिडेंट किया तो उस कंडीशन के अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन तरंगों के जो एक्सरे प्रकीर्णित या फिर आप बोल सकते हो जब यहाँ पे आपतित होने के बाद प्रकीर्णित हुई या फिर विवर्तित हुई, तो उस कंडीशन के अंदर उन तरंगों के वेवलेंथ का मान ज्ञात करने के लिए जो लावे ने था वो तीनों पर्टिकुलर अक्ष के साथ एक समीकरण दिया था, समीकरण दिए थे जो कि क्या कहते हैं, तीन पर्टिकुलर अक्ष के साथ एक समीकरण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिलती तो उन समीकरणों से नहीं ब्रैग के समीकरण है, लेकिन जो ये लावे के समीकरण थे वो तीन पर्टिकुलर अक्ष के सापेक्ष क्या थे, आपके सदिश रूप में क्या है, इस विवर्तन की समीकरण को प्रदर्शित करते हैं, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ये तो क्या है, ये समीकरण जो है अदिश रूप में आपके क्या है, ब्रैग के द्वारा विवर्तन के समीकरण को प्रदर्शित करती है, पर लावे के द्वारा जो समीकरण दिए गए थे वो समीकरण कैसे थे, वो एक तीनों पर्टिकुलर अक्ष के सापेक्ष सदिश रूप में क्या है, आपकी विवर्तन के समीकरण होंगे, ये आपको ध्यान रखना। अब देखो अब आता है आपके लावे के नियम या लावे के समीकरण, शायद वही की वही चीज है, तो स्टैंडिंग थोड़ा सा ये हो जाएगा इसमें, अब लावे समीकरण
देखो लावरे ने क्या किया था, जिस प्रकार से हमने ब्रैग्स के समीकरण के लिए क्या किया, किसी क्रिस्टल के ऊपर एस तीनों के विवर्तन को देखा, तो ब्रैग्स के अंदर जो विवर्तन का समीकरण था वो क्या था, अदिश रूप को व्यक्त करता है। ठीक है, लेकिन जो ये लावे समीकरण है वो इसी विवर्तन को किस रूप में प्रदर्शित करती है, को सदिश रूप में व्यक्त करती है। तीनों ही पर्टिकुलर अक्षर के अनुदिश, मतलब आपको क्या मिलेगी, एक्स वाई और जेड, तीनों ही अक्षरों के अनुदिश आपको क्या है, एक विवर्तन की क्या मिलेगी, समीकरण मिलेगी। अब देखो, और ये जो अब आपके पास में जो लावे का समीकरण है वो तीनों पर्टिकुलर अक्ष के सापेक्ष जो समीकरण मिलेगी उससे आप क्या कर सकते हो, उससे आप ब्रैग के समीकरण का भी क्या कर सकते हो, थ्री डायमेंशनल फॉर्मेट में क्या कर सकते हो, मान ज्ञात कर सकते हो। अब देखो इसके लिए क्या किया, इसके लिए लावे ने कोई भी दो समांतर तल लिए, ठीक है ना, समांतर तल लिए, उन समांतर तलों के अंदर क्या किया, वो जालक बिंदु, ठीक है ना, एक जैसे, जिनका विस्थापन सदिश का मान क्या है, आर वेक्टर है, ठीक है, पर क्या किया, एक्स रेखा क्या किया उसने, आपतन किया, ठीक है। तो देखो मतलब आपके पास में क्या होंगे, दो एक कोई भी आपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर ली तो उसमें दो समांतर तल है, दो समांतर तल है, उसमें आप मान लो एक के ऊपर दूसरे वाला होगा, तो उस कंडीशन में एक जालक बिंदु के जस्ट नीचे वाला जालक बिंदु होगा, उसमें तो क्या होगा, दो तलों के बराबर, जो दो तलों के बीच की डिस्टेंस होगी उस डी से प्रदर्शित करेंगे। लेकिन दो अलग अलग बिंदु ले लेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपके इनके बीच कुछ डिस्प्लेसमेंट है, या फिर इनके बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, कुछ अलग होगी। तो उस कंडीशन में इन दो अलग अलग जालक बिंदुओं से कोई भी अगर विद्युत एक्सरे इनके ऊपर इंसिडेंट होती है, तो उस कंडीशन में उस एक्सरे के प्रकीर्णन या फिर विवर्तन के दौरान जो हमें वापस एक्सरे मिलती है उनकी वेवलेंथ को ज्ञात करने के लिए लावे ने क्या किया था, तीनों पर्टिकुलर एक्स के सापेक्ष क्या दिया था, हमें एक समीकरण दिए थे जिन्हें लावे के समीकरण कहते हैं, जो कि सदिश रूप को भी प्रदर्शित करते हैं, तरंग दैर्ध्य को ज्ञात करने के लिए या डिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए। क्योंकि आप देखो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल थीटा जो होगा वो तो हमेशा क्या होगा, फिक्स ही होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना दोनों समीकरणों में। अब देखो इसका डायग्राम बनाते जो कि इसने किया था, इस डायग्राम के अंदर देखिए थ्योरी के अंदर बताइए करना क्या है, मैंने आपको दो ऐसे पॉइंट लेने जिनके बीच की दूरी क्या है, आर है। अब देखो डायग्राम, जैसे ही मान लो लैटिस है, दो तल है, ठीक है, अब देखो इनके अंदर ठीक है, अब देखो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये आर वेक्टर। अब देखो यहाँ पे इन तरंगों को देखोगे ना, तो यहाँ तक इस बिंदु तक ये तरंगे क्या है, समांतर चल रही है, फिर वापस यहाँ से ये तरंगे क्या है, समांतर है, तो इनके बीच का पथांतर तो क्या हो गया, इतना हो गया, ये पथांतर हो गया इन तरंगों के बीच का, ठीक है। अब मतलब इस डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस घटाओगे तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या मिलेगा, इन दोनों तरंगों के बीच में कितना पथ का अंतर है वो भी आपको पता चल जाएगा। मान लो ये बिंदु जिसके ऊपर पहले इंसिडेंट रे थी
ये Q, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, ये R, ठीक है। ये एंगल जो है वो कितना है, थीटा आई, इंसिडेंट का एंगल, ठीक है। और ये एंगल जो है वो क्या है, थीटा एस, स्कैटरिंग का बोल सकते हैं या विवर्तन का एंगल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। किसके साथ में है, आपके जो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी उसके साथ में एंगल है। अब देखो तलों के ऊपर, जो ये तल के ऊपर इंसिडेंट होगा, ये एंगल तो अलग ही होगा, इसका मान तो क्या होगा आपके, थीटा होगा, ठीक है ना। ये तो आपने ब्रैकेट्स के नियम में बताया, ये तो किस, ये वाला एंगल और इन वाले एंगलों में अंतर है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये क्या है, जब आप इसके ऊपर इंसिडेंट करें तो जो ये इन दोनों के बीच की दूरी है, उस कंडीशन में इनका आपतन कोण क्या है, थीटा आई, और ये वाला एंगल क्या है, थीटा एस, जो कि इसके स्कैटरिंग का एंगल कहलाएगा, ठीक है। अब देखो ये P हो गया, ये Q हो गया, इसको R तथा इसको क्या मान लो S, स्कैटरिंग कोएफिशिएंट S कैप, मतलब एकांक सदिश S कैप, और ये वाला I कैप, मतलब जब तरंग इंसिडेंट हो रही है जिस डायरेक्शन में, उसमें एकांक सदिश जो है वो, उसका मान क्या है, आपकी एकांक सदिश की जो डायरेक्शन है वो I कैप इस तरीके से होगी इंसिडेंट के लिए, और स्कैटरिंग के लिए बोलो, या फिर आप क्या बोल सकते हो इसको, O कैप से भी लिख सकते हो, विवर्तन के लिए भी किसी बुक में O कैप लिखा हुआ, किसी में S कैप लिखा हुआ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये O कैप या S कैप जो डायरेक्शन होगी, ये किसको प्रदर्शित करेगी, आपके रिफ्लेक्टेड या विवर्तित तरंग को प्रदर्शित करेगी, ठीक है ना। अब ये क्या है, आपके आपतित तरंग, एक्स-रे, ये क्या है आपके रिफ्लेक्टेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और, कि जैसे आप अंतखंड बनाते हो, ये वाला, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा, यहाँ से यहाँ तक लेंथ a अपॉन h, यहाँ से यहाँ पे क्या लिखते हो b अपॉन k, यहाँ से यहाँ तक का अंतखंड का मान क्या लिखते हो, c अपॉन l। तो उस कंडीशन के अंदर देखो, ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर अगर आप पोजीशन वेक्टर इन तीनों का लिखना चाहो तो r वेक्टर बराबर क्या लिखोगे, a अपॉन h cos अल्फा प्लस b अपॉन k cos बीटा प्लस c अपॉन l cos गामा, k कैप के रूप में इस तरीके से लिखोगे, i कैप, और ये r वेक्टर बराबर a अपॉन h cos अल्फा i कैप b अपॉन k cos बीटा k j कैप प्लस c अपॉन l cos गामा a कैप। ये पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या होता है, इस अंतखंड के लिए होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इन तीनों का ही मान आपको क्या है, ये जो इक्वेशन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि आप देखोगे ये भी क्रिस्टल तल है, ये दो क्या क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी है। अब देखो जैसे आप ये कंडीशन पढ़ी थी कि अंतखंड, ये क्या होता है, आप दो विदेश दो तल लेते हो समांतर तल, ठीक है, उसमें से एक तल के ऊपर आप क्या मान लेते हो, किसी भी एक तल के ऊपर एक विदेश अंतर्गत लेते हो और उसके मूल बिंदु से आप क्या करते हो, एक लंब डी डालते हो, उसके ऊपर ये अंतखंड होता है, ठीक है। ये अंत मतलब आप ये बोल सकते हो ये वाला तल ऊपर की तरफ होता है, जो कि इनके अक्ष के ऊपर क्या कर रहा होता है, एक्स वाई जेड के ऊपर काटता है। तो उस कंडीशन में आपने जो डिस्टेंस निकाली थी दो तलों के बीच में डी, वो इसी डायग्राम से निकाले थे। तो वहां पे आप देखोगे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के लिए आपने जब डी की वैल्यू लिखी तो वो इसी तरीके से थी, मतलब वहां पे आपने cos अल्फा cos बीटा cos गामा का मान निकाला था, तो वहां से ये वैल्यू प्राप्त हुई थी। तो देखो x के लिए ये वैल्यू होगी, y के लिए ये होगी, और z अक्ष के अनुदिश ये अंतखंडों की वैल्यू होगी। तो इनके लिए पोजीशन वेक्टर को आप x y z के लिए लिखोगे तो वो इसी तरीके से लिखोगे। ध्यान रखना r वेक्टर का यहाँ पे जो ये मान है, ये r वेक्टर उसका यही मान होगा, क्योंकि ये r वेक्टर भी क्या है, दो तलों के बीच की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है, दो तलों के अंदर दो धालक बिंदुओं के मध्य के विस्थापन को प्रदर्शित कर रहा है, तो उसका मान भी r वेक्टर क्या होगा, यही होगा। अब देखो जैसे कि आप देखो ये दो बिंदु है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इन दो धालक बिंदुओं के ऊपर जब तरंग को इंसिडेंट कर रहे हो तो ये तरंगें क्या होगी, यहाँ पे ये एक्सरे क्या होगी, इनके द्वारा अवशोषित की जाएगी, और ये क्या करेंगे, अपनी जगह पे ऑसिलेशन या दोलन करके क्या करेंगे, वापस इनको क्या करेंगे, इनसे विचलित करेंगे, ठीक है, एक्सरे को। तो उस कंडीशन में जब इनके इधर की साइड हम इसके ऊपर एक पर्दा बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, उस पर्दे के ऊपर इन प्रतिबिंबित तरंगों का क्या मिलेगा, एक विवर्तित प्रारूप मिलेगा।
तो उस कंडीशन के अंदर जो इनका विवर्तित प्रारूप मिलेगा, उस विवर्तित प्रारूप के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इन क्रिस्टल की क्या कर सकते हैं, इन जालक बिंदुओं से हम क्या कर सकते हैं, ये जो विवर्तित तरंग है उनकी सहायता से आपके पास में क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसकी प्रकृति कैसी है, उनका ओरिएंटेशन कैसा है, उनका आकार कैसा है, वो कौन से क्रिस्टल स्ट्रक्चर को प्रदर्शित कर रही है, ये सब हम क्या कर सकते हैं, उनसे पता कर सकते हैं। अब देखो तो इस बिंदु P व Q से अगर विवर्तित तरंग का हम क्या रखना चाहे, तरंग बोलो या फिर x बिंदु का विवर्तन पथांतर डेल्टा बराबर आपके क्या आ जाएगा, PQ माइनस RQ माइनस PS, RQ माइनस PS। अब देखो RQ माइनस PS आ गया। अब यहाँ पे आप इनके क्या ले लो, घटक ले लो, इन्हीं रेखाओं के अनुदिश जो ये जो एंगल है यहाँ पर इस R वेक्टर के साथ में इसका आप क्या ले लोगे, दोनों ही तरफ आप क्या ले लोगे, घटक ले लोगे। तो इस रेखा के अनुदिश इनका घटक जो होगा ये वाला घटक क्या होगा आपके यहाँ R cos थीटा, ये वाला घटक आपके क्या होगा, S बोलो या फिर I बोलो, S बोलो या O बोलो, क्योंकि डिफ्लेक्शन या फिर आपके पास में क्या है, स्कैटरिंग कंपोनेंट है। और ये वाला जो होगा ये क्या होगा, R cos थीटा I होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर R Q और P इसका मान क्या आ जाएगा आपके पास में, डेल्टा बराबर R cos थीटा ऑफ I माइनस R cos थीटा ऑफ S के रूप में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर आपके क्या होगी, नंबर। अब देखो ये दो इक्वेशन, एक तो ये R वेक्टर वाली, ये इक्वेशन आपको पता रखनी है, B अपॉन H cos अल्फा I कैप, B अपॉन K cos गामा cos बीटा K कैप, J कैप सॉरी, प्लस C अपॉन L cos गामा K कैप, ठीक है। अब देखो यहाँ से R वेक्टर के मान निकल गया, ठीक है। इस डेल्टा का मान निकलने के बाद अब देखो, अब हमने क्या मान लो कि यहाँ पे आपके पास में जो इंसिडेंट हो रही है और विवर्तित हो रही है, इनके जो इकाई सदिश है, मतलब जिस दिशा में ये इंसिडेंट हो रही है और जिस दिशा में ये रिफ्लेक्ट हो रही है, उन दिशाओं के अंदर में उनके एकांक सदिश क्या है, आपतन और विवर्तन के एकांक सदिश, सदिश बोलो या इकाई सदिश क्या है, I कैप एंड और क्या है, O कैप बोलो या S कैप से भी इनको क्या कर सकते हो, व्यक्त कर सकते हो। तो उस कंडीशन के अंदर R कैप और I कैप का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उस उनका मान क्या आ जाएगा आपके, R cos थीटा I आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से R वेक्टर डॉट O कैप या फिर S कैप का अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके, R cos थीटा S आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो दोनों ही वैल्यू मिल गई, R कैप डॉट I कैप बराबर R cos थीटा आ गया, R कैप डॉट O कैप या J कैप किसके बराबर आ गया, R cos थीटा S के बराबर आ गया। तो यहां से आपकी ये जो डेल्टा है इसका मान अब आपको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 से पथांतर डेल्टा बराबर आपकी क्या आ जाएगा, R वेक्टर डॉट I कैप माइनस R वेक्टर डॉट O कैप के बराबर। तो यहाँ से डेल्टा बराबर क्या होगा आपके, R वेक्टर क्वेश्चन में I कैप माइनस O कैप के बराबर, ये क्या होगा समीकरण। अब देखो I कैप और इस डायरेक्शन में यहाँ पे ये क्या है, O कैप S कैप, दोनों ही तरफ में क्या हो रही है, एक ही तल के ऊपर इंसिडेंट होकर वापस क्या हो रही है, उसी बिंदु से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, मतलब सॉरी प्रतिबिंबित होकर क्या हो रही है, रिफ्लेक्टेड हो रही है। तो इंसिडेंट वाला I कैप और ये S कैप, अगर इसको आप क्या करो, इस तल के ऊपर ऐसे बना दो I कैप और ये क्या बना दो S कैप या O कैप। तो देखो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, इनके लंबवत डायरेक्शन इस तरीके से होगा, यहाँ पर होगा, जिसको आप किससे प्रदर्शित कर दो, कैपिटल N कैप से प्रदर्शित कर दो, ठीक है। तो ये एंगल अगर थीटा है, ये भी एंगल अगर थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा,
ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। मतलब आप अगर इस तरह के देखो ये इस एंगल थीटा से इंसिडेंट हो रही है, इस थीटा से क्या होगा करीब प्रकरणित, तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे ये भी थीटा और ये भी थीटा, तो ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे 90 माइनस थीटा। और यहाँ से अगर आप आई कैप के अगर अलग अलग मान लिखोगे या फिर इन दोनों का रिजल्ट आई कैप और माइनस ओ कैप का अगर आप रिजल्टेंट लिखना चाहोगे तो रिजल्टेंट को कैसे लिखोगे, ये डायग्राम चलो इसके नीचे इधर लिखते हैं। अब इस डायरेक्शन के अंदर एक तो इस तरीके से नीचे की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट लिखोगे तो आई कैप एंगल कितना बनेगा इसके लंबा साइन थीटा, ठीक है। और दूसरा वाला आप जब एंगल बनाओगे तो ये वाला एंगल इसी के लिए कौन सी विवर्तित तरंग के लिए क्या बन जाएगा आपके एस कैप साइन थीटा बन जाएगा। एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो एक क्या होगा उसके ये अनुदिश नेगेटिव डायरेक्शन में लंबक घटक प्राप्त होगा इसलिए एन कैप की डायरेक्शन के अंदर। तो देखो उस कंडीशन में अगर आप आई कैप माइनस ओ कैप करते हो तो वो किसके बराबर होगा, इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हो आई कैप कोष्टक में माइनस के ओ कैप के रूप में भी लिखोगे, दोनों के मान रिजल्टेंट के रूप में लिखोगे आई कैप माइनस ओ कैप बराबर क्या आ जाएगा आपके आई कैप मोड ऑफ साइन थीटा प्लस ओ कैप मोड ऑफ कोस थीटा सॉरी साइन थीटा, दोनों की वैल्यू आई कैप माइनस ओ कैप इस वस्तु क्या आ जाएगी 2d सॉरी 2 साइन थीटा के बराबर आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू आएगी। या फिर अगर आप इसको रिजल्टेंट के रूप में लिख रहे हो उस जगह पर अगर आप इसको किसके रूप में लिखो डायरेक्शनल फॉर्मेट में लिखोगे तो यहाँ से ये आई कैप माइनस ओ कैप किसके बराबर आ जाएगा 2 sin थीटा तो आएगा पर अब आपके पास डायरेक्शन के कौन सी ये एन कैप वाली डायरेक्शन जो एकांक सदिश है जो उनके लंबवत दिशा में वो भी साथ में मल्टीप्लिकेशन के रूप में आएगा, वो क्या होगा ये एन कैप। इस तरीके से इनकी ये आई कैप माइनस ओ कैप की वैल्यू मिलेगी। अब देखो यहाँ से ये आई कैप माइनस ओ कैप बराबर आपके क्या आया 2 sin थीटा एन कैप आया। इस मान को इस समीकरण नंबर 2 से मान को आप किस में रखोगे, इस समीकरण नंबर 2 से मान आप अगर इस समीकरण नंबर 1 में या सॉरी ये 3 है इस 3 से मान इस समीकरण नंबर 2 में रखोगे तो पथांतर डेल्टा बराबर आपके क्या आ जाएगा डेल्टा बराबर 2 sin थीटा कोष्टक में r वेक्टर डॉट n कैप के बराबर। ये क्या है, अब ये आपको क्या है वेक्टर के रूप में क्या मिलेगा उन दो तरंगों के बीच के पथांतर के बारे में पता चलेगा। अब देखो जैसे ये n कैप क्या है n कैप आपके पास में क्या है यहाँ पर एकांक सदिश है जो कि क्या है तल के लंबवत है, क्योंकि आप देखोगे तो ये आई और ये एस कैप या फिर ओ कैप जो आपके प्रतिबिंब की डायरेक्शन को और इंसिडेंट की डायरेक्शन का जो इकाई सदिश है इनके रिजल्टेंट को देखोगे तो वो इसका रिजल्टेंट इन्हीं के लंबवत इन दोनों के इस तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा समांतर चतुर्भुज बनाओगे तो उस कंडीशन के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर आप देखो यहाँ से आप आई कैप और ओ कैप का रिजल्टेंट लिखोगे तो वो यही आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से एन कैप का ये पता चल गया कि जो ये इस तल के क्या है अभिलंब होते हैं। अब देखो ये जैसे तरंग अगर इंसिडेंट हो रही है आपतित हो रही है और वो अवशोषित होने के बाद दोलन गति के दौरान जागृत बिंदु के विपरीत परमाणु से वापस क्या होगी प्रकीर्णित या फिर बोल सकते प्रकीर्णित होकर विवर्तन प्राप्त देती है, तो उस कंडीशन के अंदर ये तरंग जो है इंसिडेंट इनके बीच में कुछ पथांतर है, वैसे वैसे इन तरंगों के बीच में क्या होगा कुछ ना कुछ कालांतर भी होगा, फेज डिफरेंस भी होगा, क्योंकि तो आपको मालूम है फेज डिफरेंस और पथांतर जो होता है उनके बीच में रिलेशन क्या होता है कालांतर, इसका सूत्र क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पथांतर से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट हो रही है तरंगें एक्स रे उनके और रिफ्लेक्टेड वेव हो रही है उन दोनों के बीच का ये जो पथांतर है पाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे डेल्टा से रद्द करेंगे तो यहाँ पे पाई बराबर आपको क्या मिलेगा 2 पाई लैम्डा इनटू डेल्टा का मान क्या है आपके पास में r वेक्टर इसको क्या लिखे 2 sin थीटा r वेक्टर डॉट n कैप के बराबर, ये क्या होगी समीकरण नंबर 5, ठीक। अब देखो
कलांतर मिल गया, फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा 2 sin थीटा r वेक्टर डॉट n कैप। अब देखो जैसे तरंग इंसिडेंट हो रही है जिस वैसे तरंग क्या हो रही है, वापस विवर्तित भी हो रही है। तो इस कंडीशन में इंसिडेंट और विवर्तित ये जो तरंग है, इनमें जो तरंग विवर्तित हो रही है, यहाँ पर आपको जो ये तरंग वापस विवर्तन के दौरान वापस तरंग जो आपको पर्दे को मिली थी, इनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, उसके लिए इंटेंसिटी के मैक्सिमम होने के लिए जो आपका कलांतर है उसका मान क्या होना चाहिए, फाई बराबर अधिकतम तीव्रता के लिए मतलब आपके पास जो विवर्तित तरंग प्राप्त हो रही है, रेस प्राप्त हो रही है, उनकी अधिकतम तीव्रता जो होती है उसके लिए कलांतर पाई का मान क्या होना चाहिए, 2n पाई के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे n बराबर क्या होगा 1 2 3 इसके रूप में इसकी वैल्यू होगी। तो फाई बराबर 2n पाई है, तो उस कंडीशन के अंदर इन दोनों इक्वेशन को आप आपस में कंपेयर करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 2n पाई इक्वल्स टू आपके पास में क्या आ जाएगा 2 sin थीटा पुस्तक में क्या आ जाएगा आपके r वेक्टर n इनटू 2 पाई अपॉन लैम्डा। अब आपको क्या करना है, तीनों ही पर्टिकुलर है। अब यहाँ पे देखो r वेक्टर डॉट n कैप है ना, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके जालक बिंदुओं की मध्य की दूरी के लिए आपने वो डायग्राम बनाया था, उसके अंदर से आपके r वेक्टर की वैल्यू ये मिली। अब इनको क्या करना पड़ेगा आपको तीनों ही पर्टिकुलर एक्स के हिसाब से आपको क्या करनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तीनों ही पर्टिकुलर एक्स एक्स वाई और जे के हिसाब से आप जे एक्स वाई और के एक्स वाई और जेड के हिसाब से आप जब इनकी वैल्यू निकालोगे तो देखो कैसे प्राप्त होगी। एक्स एक्स के के लिए r वेक्टर डॉट n कैप, एक्स के लिए ओनली फॉर ओनली कौन सा घटक आएगा, i वाला घटक आएगा। तो यहां से r वेक्टर डॉट n कैप बराबर आपकी क्या आ जाएगा, a अपॉन h cos i कैप डॉट n कैप डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। यहां पर इनकी वैल्यू जो है ये i और n कैप ये दोनों कैसे एकांक सदिश है, एकांक सदिश है तो उनकी वजह से इनका मान क्या होगा 1 के बराबर होगा। तो इस वजह से यहाँ पे r वेक्टर डॉट n कैप का जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, a h अपॉन a अपॉन h इनटू cos अल्फा के बराबर आएगी। वैसे ही वैसे अगर y एक्स के अनुदिश लिखोगे तो r वेक्टर डॉट n कैप किसके बराबर आ जाएगा आपकी b अपॉन k cos बीटा के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से z एक्स के अनुदिश लिखोगे r और n का डॉट प्रोडक्ट, तो r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल्स टू आपकी क्या आ जाएगा c अपॉन l cos गामा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो r वेक्टर डॉट n कैप x एक्स के अनुदिश r वेक्टर डॉट n कैप, y एक्स के अनुदिश r वेक्टर डॉट n कैप, कौन सा एक्स के अनुदिश z एक्स के अनुदिश, तीनों अक्षों के अनुदिश आपको वैल्यू मिल गई। तो इन इस वैल्यू को इन तीनों वैल्यू को आप किन से समीकरण में रखोगे, इस इक्वेशन नंबर 6 में रखोगे। इस इक्वेशन नंबर 6 में रखोगे तो x एक्स के अनुदिश टू एन पाई इक्वल्स टू आपके क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू 2 sin थीटा इनटू a अपॉन h cos अल्फा 2 पाई से 2 पाई गया n लैम्डा बराबर आपके क्या आ गया 2 sin थीटा a अपॉन h cos अल्फा। ये किसके अनुदिश है, x एक्स के अनुदिश। ऐसे ही कैसे आप y एक्स के लिए लिखोगे तो y एक्स के लिए जो समीकरण आएगी वो n अल्फा बराबर क्या आएगा 2 sin थीटा b अपॉन k cos बीटा। z एक्स के लिए क्या आ जाएगा n लैम्डा बराबर 2 sin थीटा c अपॉन l cos, ठीक है ना। अब ये देखो आपके पास में जो उस टाइम जो आपके ब्रेक के समीकरण थी वैसे के वैसे वेवलेंथ ज्ञात करने के लिए या फिर दो कणों के मध्य दो तलों के मध्य की दूरी जो है वो ज्ञात उनके अंतखंडों के रूप में या फिर इस वेवलेंथ के रूप में जो ब्रेक की समीकरण थी वैसे ही वैसे आपके पास यहाँ पे भी क्या है एक समीकरण मिल रही है। पर ये समीकरण जो देखोगे आप ये लैम्डा वाले समीकरण जो है ये समीकरण जो है वो तीनों ही पर्टिकुलर एक्स के सापेक्ष है अलग अलग। एक्स एक्स के अनुदिश एक अलग इक्वेशन है, वाई एक्स के अनुदिश एक अलग इक्वेशन है, जेड एक्स के अनुदिश एक क्या है आपके पास में अलग इक्वेशन है। ये तीनों ही जो अलग अलग अक्षों के अनुदिश की समीकरण होती है ये क्या कहलाती है नावे की समीकरण कहलाती है।
ठीक है, तीनों जो ये तीन ही समीकरण है एक्स वाई जेड, तीनों ही समीकरण जो है वो एक्स रे विवर्तन की क्या है, तीन पर्टिकुलर अक्षों के अनुदिश क्या है समीकरण है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इस समीकरण को आप क्या कर सकते हो, इस समीकरण से आप क्या कर सकते हो, इस समीकरण की सहायता से आप ब्रैग के समीकरण को भी प्राप्त कर सकते हो। कैसे? आपको मालूम तो आपने cos अल्फा बराबर क्या निकाला था, डी एच अपॉन ए निकाला था। यहां से डी का मान क्या आया था, ए अपॉन एच cos अल्फा आया था। ठीक है, ऐसी तरह से आपने दूसरे के लिए निकाला था, डी बराबर क्या आया था आपके बी अपॉन टी cos बीटा है। ऐसे कैसे तीसरे के लिए निकालोगे तो सी अपॉन एच cos गामा है। तो ये जो a अपॉन एच बी अपॉन टी सी अपॉन एल की जगह पे अगर आप b का मान d रख दोगे तो आपको तीनों पर्टिकुलर एक्स के सापेक्ष n लैम्डा का मान क्या मिल जाएगा, 2d sin थीटा। यही क्या किया ब्रैग इसको, ठीक है ना। वो तीन समीकरण तीन पर्टिकुलर एक्सेस के अनुदिश है और इसके बाद में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इस वजह से ये अदिश रूप में होती है और वो क्या होती है यहाँ पे सदिश रूप में क्या होती है, विवर्तन की समीकरण, और ये क्या है अदिश रूप में आपकी विवर्तन की समीकरण है। ठीक है ना। अब देखो इसके आगे की जो क्लास होगी उसमें क्या करेंगे हम, कोई भी परमाणु, कोई भी अगर आप विद्युत सॉरी एक्सरे को आप इंसिडेंट करते हो किसी भी क्रिस्टल तल के ऊपर, तो उस कंडीशन में उनके अंदर जो विवर्तन होता है तो उस विवर्तन के दौरान जो उनका प्रकीर्णन गुणांक है या फिर स्कैटरिंग फैक्टर है उसका क्या मान होगा, वैसे रियलिटी में स्कैटरिंग फैक्टर होता क्या है, ये सारी चीजें हम क्या है पुनः इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना।